हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आप सुन रहे हैं यात्री आर्काइव्स पॉडकास्ट, जहां पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मेरी ट्रैवलिंग स्टोरीज। सो दिस विल बी द लास्ट एपिसोड ऑफ माय नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रैवलिंग स्टोरीज, एंड today I'll talk about the Zero Music Festival and one of the most potential wallpaper state of India. Now you must be thinking कि ये क्या नया वर्ड है, पोटेंशियल वॉलपेपर स्टेट। सो दिस इज बेसिकली माय टर्म। इसका मतलब एक ऐसा राज्य जहाँ पर आप कहीं पर भी अपना फोन या तो कैमरा से अगर क्लिक करते हो तो आपको एक बहुत ही सुंदर वॉलपेपर मिल जाएगा अपने फोन या तो वर्क स्टेशन के लिए। सो दैट्स व्हाई आई कॉल इट पोटेंशियल वॉलपेपर स्टेट, अरुणाचल प्रदेश। सो बिफोर वी स्टार्ट, subscribe to my channel if you have not already, and hit the like button and also comment below your views and suggestions. और जस्ट नाउ मैंने हेडफोन एप्लीकेशन पर भी मेरा चैनल लॉन्च किया हुआ है। तो आपको अगर यूट्यूब पर ये पूरा पॉडकास्ट नहीं सुनना है और एक प्रॉपर पॉडकास्ट एप्लीकेशन पर ये सुनना है तो आप वहाँ जाकर भी ये पॉडकास्ट सुन सकते हैं। इट इज वेरी मच अवेलेबल, सो जस्ट चेक द वीडियो डिस्क्रिप्शन for headphone podcast channel link. So as of now Android users जो है वो हेडफोन एप्लीकेशन यूज करते हैं, कर सकते हैं। और iOS या तो अगर पीसी से आपको सुनना है तो यू कैन जस्ट गो टू their website and listen to my podcast. तो इससे पहले के एपिसोड में हमने असम और मेघालय के बारे में बात करी थी, एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश कैसे हम जा सकते हैं, मतलब वहां पर जाने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल जो है ईटानगर, वहां पर जाने का सबसे अच्छा जो रास्ता है वो गुवाहाटी से होकर जाता है। तो आप गुवाहाटी से बाय ट्रेन अरुणाचल प्रदेश ईटानगर जा सकते हो। तो वहां पर ईटानगर में भी जंक्शन है, तो यू कैन टेक द ट्रेन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश sorry, from गुवाहाटी टू अरुणाचल प्रदेश। और जहाँ तक मुझे मेरा नॉलेज है तो अरुणाचल प्रदेश में एक ही जंक्शन है, ट्रेन स्टेशन है, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो इतनी विकट है कि वहाँ पर और ट्रेन आगे ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो वैसे तो वहाँ पर कार चलाना भी मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होता है रास्तों पर। तो इसीलिए एक जो ईटानगर है कैपिटल अरुणाचल का, वहीं पर एक ट्रेन स्टेशन है, एज फार एज आई नो। तो मैंने अपना जो टिकट बुक किया था वो डोनो पोलो एक्सप्रेस में बुक किया था, जो कि गुवाहाटी रेलवे जंक्शन से होकर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर या तो नाहरलगुन जंक्शन भी बोलते हैं, वहां तक जाती है। और वहां तक पहुंचने में तकरीबन 7.5 घंटों का टाइम लगता है ट्रेन में। तो और इन स्पाइट ऑफ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री
कि जहाँ पर नॉर्मली ट्रेन टिकट्स मिलना बहुत ही एक मुश्किल टास्क है। अरुणाचल प्रदेश अगर आपको जाना है और ट्रैवल करना है तो अ, आपको टिकट्स इजीली मिल जाएंगे जनरली, क्योंकि यहाँ पर इट्स इट्स काइंड ऑफ अबंडन स्टेट। मतलब कि यहाँ पर लोग इतना घूमने के लिए नहीं जाते हैं, राइट। और इंडस्ट्रीज भी इतनी सारी नहीं है ड्यू टू भौगोलिक जो मतलब कंडीशन है वहाँ पर। सो जनरली ट्रेन टिकट जो है वो इजीली मिल जाती है, एक्सेप्ट सम फेस्टिवल सीजन्स, कि तब लोग वहां पर ज्यादा ट्रैवल करते हैं। सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट। तो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि अ, भारत में सूरज की सबसे पहली जो किरण है वो अरुणाचल प्रदेश में होकर ही आती है। इट्स सिचुएटेड इन फार ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले सनराइज जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। हम लोगों ने अपने जो पढ़ाई की थी उसमें पढ़ा ही होगा आई थिंक। तो और मोस्ट ऑफ द स्टेट इज कवर विथ जंगल एंड माउंटेन्स। मोस्टली आप अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो आपको वहां पर या तो पहाड़ी दिख जाएगी या तो कोई एकदम गाढ़ा जंगल दिख जाएगा। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी कम है। और मोस्टली यहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते हैं। अलग अलग ट्राइब्स के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर मेन देखा जाए तो 26 तरह की अलग अलग ट्राइब्स है। वैसे तो 100 से भी ज्यादा अलग अलग ट्राइब्स के लोग यहाँ पर रहते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रिश्चियन रिलीजन भी फॉलो करते हैं। और ये जो पूरा स्टेट है वो हिमालयी पर्वतमाला जो है उसके पिछले हिस्से में है। तो यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स में विंटर्स में स्नोफॉल होना भी बहुत ही एक आम बात है। अ, अरुणाचल प्रदेश का जो उत्तरी भाग है जहाँ पर मैकमोहन लाइन है वो अ, चाइना के साथ अभी डिस्प्यूट में चल रहा है। तो, तो बहुत लोगों को इसमें से पता होगा कि चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो उन लोगों का पार्ट है। और रिसेंटली न्यूज में देखा होगा आप लोगों ने कि डिस्प्यूटेड एरिया जो है अरुणाचल प्रदेश का वहां पर चीन ने एक विलेज भी अपना बसा लिया है। सो गॉड नोज फ्यूचर में ये डिस्प्यूटेड पार्ट्स में क्या होने वाला है। आई होप इंडिया और चाइना जल्द से जल्द ये पूरा जो इश्यू है उस पर थोड़ा सा ध्यान देकर ये रिजोल्व कर ले और जो हमारा जो पार्ट है वो हमें जल्द से जल्द वापस मिल जाए इंडिया को। और हाँ, अगर आपको अरुणाचल प्रदेश घूमने के लिए जाना है तो आपको एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। इट इज कॉल्ड ILP, मींस इनर लाइन परमिट। And if you are not Indian then you required PAP, means protected area permit। तो ये परमिट आप गुवाहाटी, मेघालय या तो दिल्ली अलग अलग जगह पर ऑफिस है तो वहां पर जाकर भी ले सकते हो, या तो ऑनलाइन भी अभी तो ये परमिट आपको मिल सकती है इजीली। और अरुणाचल प्रदेश के अलावा मिजोरम और
नागालैंड भी ऐसे राज्य है भारत के, जहाँ पर जाने के लिए आपको ILP या तो PAP जो परमिट है वो लेनी पड़ती है। सो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये अपने ही देश में कोई एक जगह पर जाने के लिए ये देसी वीजा की क्या जरूरत है। तो एक्चुअली जो ट्राइबल पार्ट्स है हमारे देश के, उन लोगों का जो कल्चर है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है एकदम ग्रीन एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट वो प्रिजर्व करने के लिए, और बहुत सारे अलग अलग सिक्योरिटी रीजंस भी है। तो उसकी वजह से एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है गवर्नमेंट कि यहाँ पर कौन जाता है कौन एंटर करता है स्टेट में। तो बस इसीलिए आपको अगर वहां पर जाना है तो एक अलग से परमिशन लगती है। सो कीप दैट इन माइंड बिफोर ट्रैवलिंग इन these parts of India. So let's talk about Zero Music Festival now. So जीरो वैली करके एक प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि लोअर सुबनसिरी, आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो, बट वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है, इट इज कॉल्ड लोअर सुबनसिरी। वहां पर एक जगह है जीरो वैली करके। तो ये जगह पर कल्चरल फेस्टिवल होता है, जो कि जीरो म्यूजिक फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। और जीरो इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो जीरो तक पहुंचने के लिए आपको अगर ईटानगर आप हो तो ईटानगर जो है वहां से जीरो तक पहुंचने के लिए आपको कार में या तो बस में जाना पड़ता है। और तकरीबन 150 किलोमीटर का अंतर है ईटानगर से जीरो का। पर रास्ता इतना चैलेंजिंग है कि वहां पर पहुंचने में आपको इजीली 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, और उससे ज्यादा भी कभी कभी तो टाइम लग जाता है। सो दैट्स अबाउट इट। एंड वेल, it is considered as one of the most eco-friendly festivals। और ये जो फेस्टिवल है जीरो फेस्टिवल, उसमें वहाँ का जो वहाँ पर जो ट्राइब रहती है, इट इज कॉल्ड आपतानी ट्राइब, जो जीरो वैली में लोग रहते हैं। तो मोस्टली वहाँ पे आपतानी ट्राइब के लोग हैं। तो अगर उन लोगों का जो कल्चर है वो आपको एक्सपीरियंस करना है पूरा, और एक अलग तरह का कल्चरल एक्सपीरियंस चाहिए, देन यू मस्ट गो टू दिस फेस्टिवल। ये जो पूरा फेस्टिवल है वो आउटडोर्स में और ओपन ग्रीन फील्ड जो है उसमें मनाया जाता है। और इसमें अलग अलग दो तरह के स्टेजेस बनाते हैं। तो एक को जो एक मेन स्टेज रहता है उसको सन स्टेज बोलते हैं, और दूसरे स्टेज को मून स्टेज बोलते हैं। और वहाँ की अगर लैंग्वेज में बोले तो डोनो स्टेज और पोलो स्टेज। सो डोनो स्टैंड फॉर सन, एंड पोलो यानी कि मून। तो आई थिंक ये तिबेटियन कल्चर का वर्ड है डोनो पोलो, मीन्स सन एंड मून। तो ये दो तरह के अलग अलग वहाँ पे स्टेजेस बनते हैं। एंड एज आई सेड कि ये पूरा जो फेस्टिवल है वो इको फ्रेंडली होता है।
तो फेस्टिवल की जो प्रीमाइसिस है उसके अंदर आपको प्लास्टिक नहीं ले जाने देते। प्लास्टिक इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और वहाँ पर जो स्टेजेस भी बनते हैं वो भी वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो जो वहाँ पे बाम्बू ट्री बहुत सारे हैं, तो बाम्बू ट्री से वो लोग जो पूरी लकड़ी है उससे पूरा एकदम बड़ा वाला स्टेज बनाते हैं। वो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके अलावा ये जो पूरा फेस्टिवल है वो 4 दिनों का होता है जनरली। और ये 4 दिन के अंदर वहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। पूरे अभी तो पूरी दुनिया से वहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं और परफॉर्म करते हैं। लोकल वर्कशॉप भी होते हैं अलग अलग चीज के वहाँ पे। और आप वहाँ का जो लोकल फूड है और ड्रिंक्स है उसका भी मजा ले सकते हैं। तो मैंने जीरो फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन टिकट्स बुक किया था। और हाँ, सबसे पहले मुझे जीरो फेस्टिवल का पता कहाँ से चला, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ पॉडकास्ट। तो मुझे भी एक ट्रैवल पॉडकास्ट से ही पता चला था आज से 5-6 साल पहले आई थिंक, कि कोई एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो रहा है। तो तब से मैंने डिसाइड किया था कि एक बार तो जीरो फेस्टिवल जाना ही है। तो मैंने जो टिकट बुक किया था इसका, वो ऑनलाइन टिकट बुक किया था। और अगर आपको वहां पर जाकर भी टिकट लेना है फेस्टिवल के लिए तो आपको वो भी मिल सकता है। पर जनरली अप्रैल महीने के आसपास जो ये लोग है ऑर्गेनाइजर्स वो लोग जीरो का जो टिकट है वो निकालते हैं। अर्ली बर्ड टिकट्स रहता है तो वो थोड़ा सा सस्ता रहता है। तो अगर आप प्री प्लान कर रहे हो जीरो फेस्टिवल जाने के लिए तो आपको अर्ली बर्ड टिकट जो है वो लेने चाहिए। वो अप्रैल के आसपास रहता है हर साल। और वहाँ पर जो अकोमोडेशन है रहने के लिए वो मैंने एक कंपनी के थ्रू बुक किया था। तो वो जो कंपनी थी वही पूरा ट्रैवल का ख्याल रखने वाली थी मेरा, जो कि गुवाहाटी से गुवाहाटी तक था। और उसके साथ ही फूड और फिर वहाँ पे रहने के लिए एकोमोडेशन वो सब टेक केयर करने वाले थे वो लोग। और हाँ, मैं जो कंपनी के साथ मैंने बुक किया था वो लोग का जो पूरा एकोमोडेशन था वो पूरा टेंट में था। तो अगर आपको टेंट्स में रहने का एक्सपीरियंस लेना है तो ये एक बहुत ही अच्छा एक मौका है आपके लिए, कि आप टेंट में रह सकते हो 3-4 दिन के लिए और पूरी जो वो लाइफ है वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जीरो फेस्टिवल में एक और भी ऑप्शन रहता है। इट इज कॉल्ड BYOT, मीन्स ब्रिंग योर ओन टेंट। तो क्या रहता है कि जीरो जो फेस्टिवल का जो वेन्यू है मेन, तो उसके आसपास जो एरिया है तो वहां पर आपको अपना खुद का लाया हुआ जो टेंट है वो आपको पिच करने देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और वहाँ पर बहुत सारे होटल्स भी अभी तो बन गए हैं तो आप वहाँ पर भी अ, अपना बुक करके रह सकते हो। बट जनरली आपको प्री बुक करवाना चाहिए क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे फिर वहाँ पे अकोमोडेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट थोड़ा सा मुश्किल और फिर कॉस्टली भी अ, हो जाता है।
सो एज आई सेड कि मैंने एक कंपनी के साथ बुक किया था, तो एक पूरा जो ग्रुप था, उसी के साथ मैं गुवाहाटी से ट्रैवल कर रहा था। और तकरीबन 8 घंटे लगे थे हमें गुवाहाटी से ईटानगर पहुंचने के लिए। और नाइट ट्रैवलिंग था, नाइट जर्नी थी पूरी ट्रेन की। तो रास्ते में आने वाले जो सीन थे वो तो मैं मतलब इतना देख नहीं पाया था। और अर्ली मॉर्निंग हम लोग नाहरलगुन या कि मतलब ईटानगर पहुंच गए थे। और फिर वहां से हम बस में जीरो वैली तक गए थे। तो वहां से जीरो वैली तक पहुंचने में करीब हमें 6 घंटे का टाइम लगा था। So, as I said, it is very challenging to drive your vehicle in this area. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि रोड्स तो बनते हैं, बट रोड्स बनने के थोड़े ही दिन में वो फिर टूट भी जाते हैं। क्योंकि वो वहाँ पे माउंटेन्स है बहुत सारे, तो लैंडस्लाइड हो गया, तो उसकी वजह से कभी कभी रोड्स टूट जाते हैं। या तो फिर एकदम भारी बारिश हो गई, तो बारिश की वजह से भी रोड्स फिर टूट जाते हैं। और कभी कभी तो रास्ता भी इसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल इन दिस एरिया। और प्रेफरेबली तो यहाँ पर जो लोग डेली ड्राइव करते हैं, बस उसी ट्रांसपोर्ट से आप जाओ तो ज्यादा बेटर है। बट बिलीव मी, आपको वो पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये जो पूरा 4-5 घंटे का या 6 घंटे का जो सफर है वो कैसे निकाला। क्योंकि आप खिड़की से जैसे ही आप बाहर की तरफ नजर करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप कोई अलग ही दुनिया में आ गए हो। बिग माउंटेन्स विथ लश ग्रीन व्यू, और आसपास आप जहां पर भी देखे वहां पर आपको अ, क्या बोलते हैं, हरियाली हरियाली नजर आएगी। रास्ते में बहुत जगह पर माउंटेन से होकर नीचे गिरते हुए वाटरफॉल्स भी आपको दिख जाएंगे। और बीच में 2-3 जगह तो ऐसी आएगी कि जो पूरा रास्ता आप क्रॉस कर रहे हो, वहीं से नीचे वाटरफॉल्स गिर रहे हैं। तो वो जो पूरा एक दृश्य बनता है, वो देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। और अगर थोड़ा सा टाइम है आपके पास और वहां पे आप अगर पार्क कर सकते हो अपनी गाड़ी, तो आप वहां पे गाड़ी अपनी पार्क करके पूरा वाटरफॉल्स का भी बीच रास्ते में मजा ले सकते हो। विच इज बिट डेंजरस, बट एट द सेम टाइम वो जो एक व्यू देखने का जो मजा है, वो भी अपने आप में एक अनबीटन मजा है यार। तो मैं तो बस ये पूरा जो व्यू है वो देखता जा रहा था। और 2-3 जगह बीच में ऐसी भी आई थी कि जहां से अगर आप बस से अगर नीचे आप देखो तो एकदम गहरी खाई होती है। तो वो तो एकदम डेंजर था वहां से। तो मतलब जैसे हम निकल रहे थे, तो बस मैं मतलब भगवान को याद कर रहा था कि भाई अगर मतलब यहाँ पे थोड़ा भी 19-20 हो गया तो बस पूरी नीचे मतलब गिर सकती है खाई में। That- पर बस में जो माहौल था वो बहुत ही बढ़िया माहौल था। तो हमारा जो ग्रुप था उसमें बहुत लोग आए हुए थे। और मोस्टली सब ग्रुप अपना ग्रुप बनाकर आए हुए थे, फ्रेंड्स। तो और बस में मतलब बॉलीवुड के गाने चल रहे थे, तो वो सब हम सुनते सुनते जा रहे थे। और मैं भी मेरे साथ जो लोग बैठे थे उनसे बात भी कर रहा था।
और एक पूरा एक चिल टाइप का एक माहौल था। और व्यू था बाहर का, वो भी एकदम जबरदस्त था। तो सब लोग हम पूरा अम, मतलब मजा लेते हुए जा रहे थे। और बीच में हमने एक दो हॉल्ट्स भी लिए। और वहां पर तो मतलब जैसे कि मैंने बताया कि जो लोकल जो फूड है वो बहुत ज्यादा वो मिलता था वहां पर। उसके अलावा मैगी, मोमोज वगैरह भी अगर आपको वहां पर मिल जाते हैं। और फ्रूट्स वहां पर बहुत अच्छे मिल मिल रहे थे। और वेज फूड, वेजिटेरियन फूड थोड़ा सा मुश्किल था वहां पर मिलना। मिल गया था बट इट वाज मतलब टेस्ट जो था वो ओके ओके था। अदरवाइज फ्रूट्स वहां पर बहुत ही फ्रेश और अच्छे मिल रहे थे। और एकदम सस्ता भी मिल रहा था। तो दोपहर तक हम लोग जीरो वैली पहुंच गए थे। एंड एज आई डिस्क्राइब्ड अर्लियर, ये जगह देखते ही मैं जैसे मतलब पूरी जो जगह थी उसके प्यार में पड़ गया था। या, हमारा कैंप साइट जो था वो भी एक छोटी सी एक हिली टाइप की जो जगह थी वहां पर था। तो वो वहां से भी नजारा जो था वो एकदम जबरदस्त था। मस्त वाला व्यू था एकदम। So I was very excited for the upcoming days and festival, the whole thing. तो हाँ, ये जो जीरो फेस्टिवल है उसमें अगर आप अपने दोस्तों के साथ जाओगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग सोलो लाइक मी, फिर भी कोई लोड नहीं है, क्योंकि वहां पर जाकर भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और हमारा जो कैंप साइट था वहां पर भी मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। और थैंकफुली वहां पर जो वेजिटेरियन फूड था वो भी अवेलेबल था, ऑप्शन था वेज फूड का। और एक्चुअली मैंने इसीलिए ये पूरा एक बुक किया था, बिकॉज आई न्यू कि नॉर्थ ईस्ट में मैं जा रहा हूँ तो इतना इजीली वेजिटेरियन फूड का एक्सेस नहीं रहेगा। और बस वहां पर तो रात को डेली हम लोग कैंप फायर करते थे। फिर वहां पे बहुत लोग वहां पे भी परफॉर्म करते थे, गाते थे, डांस करते थे। तो कैंप साइट का माहौल भी एकदम बढ़िया था हमारा। फिर तो अगले 4 दिनों में तो बहुत कुछ हुआ फेस्टिवल के दौरान। और मैंने वहां पर बहुत ही एंजॉय किया। ये जो पूरा फेस्टिवल था उसमें मैंने बताया था आपको कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी आते हैं। तो मैंने जब अटेंड किया तो वहाँ पर लिथुआनिया से, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, इजराइल और ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से आर्टिस्ट अपना परफॉर्मेंस देने के लिए आए हुए थे। और इंडिया के भी अलग अलग स्टेट से आर्टिस्ट आए हुए थे, लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, पंजाब, दिल्ली। तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट से भी लोग आए थे अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। और वेरी वेल नोन आर्टिस्ट आए हुए थे परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मुझे मतलब वहां पर सबसे ज्यादा अगर मजा आया तो वो लकी अली का जो कॉन्सर्ट था वो सुनने में आया था, ऑफ कोर्स। बिकॉज एज 90s किड, लकी अली इज माय वन ऑफ मोस्ट फेवरेट सिंगर। तो उसमें तो मजा आना ही था। और एक्चुअली मैंने लाइव पहली बार सुना लकी अली को। तो इस इट वाज अमेजिंग। और उसके अलावा महाराष्ट्र का एक और बैंड था, पूरा ग्रुप था, हारमोनियम करके, उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा था।
फिर एक जो लिथुआनिया से एक जो पूरा ग्रुप आया था, बैंड आया था, उसका नाम तो मैं इतना अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर सकता, बट लेट मी ट्राई. इट वाज लाइक दिस अंटिक वार्निया, कास्पेरवास्कियो डेंटिस, ऐसा कुछ तो नाम था उन लोगों का. बट उन लोगों का जो परफॉर्मेंस था वो एकदम अलग लेवल का था. उनकी जो एनर्जी थी वो इतनी बढ़िया थी कि वहां पर जो पूरा स्टेज था और जितने लोग थे उन सबको जैसा ऐसा बोल सकते हैं कि रॉक कर दिया था इन लोगों ने. ऑल्दो जो उन लोगों की लैंग्वेज थी वो समझ में नहीं आ रही थी किसी को हमें, बट मजा फिर भी इतना आया कि मतलब अलग ही टाइप का एकदम वो एक्सपीरियंस रहा पूरा. और कर्नाटक से फिर वहां पे ज्योति हेगड़े जी आई हुई थी. तो उनका पूरा क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का कॉन्सर्ट था. उसमें भी मुझे बहुत मजा आया. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. और उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए हुए थे, जिनमें से किसी ने स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्म किया. और मुंबई से दो ग्रुप आए थे. तो उन लोगों का पूरा रैप सॉन्ग का बैटल भी चला. वो भी एक बढ़िया एक्सपीरियंस था देखने का. और ये सब परफॉर्मेंस चल रहे थे एक स्टेज पर. और साथ साथ वहाँ पर अलग अलग वर्कशॉप भी चल रहे थे. ड्राइंग का वर्कशॉप था, हैंडीक्राफ्ट का था. और साथ ही में जो म्यूजिक फेस्टिवल की जो जगह थी, वहां पर एक बहुत ही बड़ा बलून था, गैस बलून था. तो उसमें आप बैठकर फिर ऊपर जा सकते हो. और पूरी जो जीरो वैली है वो आप देख सकते हो, फोटोज खींच सकते हो उसकी. और फेस्टिवल का जो तीसरा दिन था, तो तभी वहां पर शाम को एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था. वहाँ की जो ट्राइब का नाम बताया था मैंने, आपतानी पीपल बोलते हैं, आपतानी ट्राइब. आपतानी लोग जो थे वो अपने वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस में उन लोगों ने मतलब पूरा परफॉर्मेंस दिया था. तो वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस को पहनकर फिर डांस किया था उन लोगों ने अपना. और वहाँ पर सारी जो एज ग्रुप के लोग जो थे वो परफॉर्म कर रहे थे. एक छोटे बच्चे से लेकर एक बहुत ही बड़ी एज के जो बुजुर्ग लोग थे, वो भी एक ही साथ परफॉर्मेंस दे रहे थे. तो वो परफॉर्मेंस देखने का बहुत ही अ, मजा आया था. और वहां पर प्लास्टिक अलाउड नहीं था. म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर प्लास्टिक ले जाने नहीं देते थे. तो प्लास्टिक के रिलेटेड जो चीजें थी, जैसे कि चिप्स हो गई या ऐसा कुछ स्नैक्स हो गया, वो भी अलाउ नहीं था. और अंदर भी आपको मिलता नहीं था. तो वहां पर जो पूरा एक फूड कोर्ट बना हुआ था, तो वहां पर बहुत सारा खाना अवेलेबल था विदाउट प्लास्टिक. वो कोई ड्रिंक्स भी सर्व करते थे, तो वो पूरा बैम्बू के अंदर ड्रिंक सर्व होता था. और प्लेट्स वगैरह भी वहाँ पे पत्तों से या ऐसे बनाई हुई प्लेट्स वगैरह थी. तो वो भी एक अच्छा मतलब रहा कि ये अलग तरह के वेसल में खाने पीने का मजा. तो अरुणाचल प्रदेश का जो ये हिस्सा है जीरो वैली वाला, वहाँ पर मोस्टली जो लोग हैं वो राइस खाते हैं और साथ में फिश भी खाते हैं. तो एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पर मोस्ट ऑफ राइस फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं. और उसके साथ साथ छोटे छोटे पॉन्ड्स भी रहते हैं, जिसमें फिश होती है, फिश पॉन्ड बोलते हैं उसको. तो
ये राइस और फिश जो है वो उन लोगों का बेसिक फूड रहता है। और राइस फील्ड जो होते हैं उसमें बहुत सारा पानी डाला हुआ रहता है। तो वहां पर जो लोग हैं वो ये पानी के अंदर भी बहुत सारी फिश रहती है तो वो भी पकड़ कर खाते हैं। और वहाँ का राइस बियर जो है वो भी बहुत फेमस है, वो भी वहाँ के लोग पीते हैं। और इन लोगों का जो पूरा डाइट है उसमें नॉनवेज बहुत ज्यादा रहता है। राइट। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे नॉर्मली इंडिया में और जगह पे सब्जी मंडी लगती है जहाँ पर अलग अलग सब्जी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर पूरा अलग तरह का मार्केट लगता है। तो वो मार्केट में नॉनवेज अलग अलग तरह का आपको मिल जाता है। राइट। तो जैसे कि रेशम का जो कीड़ा होता है ये लोग ये खाते हैं। और ग्रास होपर्स बोलते हैं जिसको टिड्डे बोलते हैं हिंदी में, ये भी ये लोग खा लेते हैं। और वो पूरा एकदम रोस्ट करके खाते हैं। तो ये जो सारा फूड था वो भी जीरो फेस्टिवल में मिल रहा था। और बहुत लोग ये सब खाकर एंजॉय भी कर रहे थे। और ये वो जगह के वाइब्स ही मतलब जो वाइब्रेशन थे वो भी मतलब इतने अलग थे कि ऐसे नॉर्मली कोई भी अगर मेरे सामने ग्रास होपर खा रहा होगा या तो रेशम का कीड़ा खा रहा होगा तो बीइंग वेजिटेरियन वो मेरे लिए बहुत ही डिस्गस्टिंग हो जाएगा। मतलब मैं वो देख ही नहीं पाऊंगा। राइट। और शायद मतलब वोमिट भी कर लूं मैं, हु नोस। बट वहां पर एक ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई मुझे कि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा है। नो, यू पीपल वर एंजॉइंग। लोग वहां पे वो सब खा के मतलब मस्ती कर रहे थे। राइट। और मेरे जैसे लोगों के लिए भी वहां पर ऑप्शंस अवेलेबल थे वेजिटेरियन फूड के। तो मैंने वहां पर एक मुंबई से जो आए थे लोग, उन लोगों ने अपना फूड स्टॉल डाला हुआ था। तो वो वहां पर बहुत अच्छा वेजिटेरियन फूड मुझे मिल जाता था। और भी जो स्टॉल्स थे वहां पर भी कुछ ना कुछ अलग तरह का जो फूड मिलता था वहाँ का वेज फूड, वो भी मैंने ट्राई किया था। सो बेसिकली ये जो 4 दिन थे वो कहाँ पर चले गए ये कुछ पता ही नहीं चला। मतलब और सडनली मतलब जब फेस्टिवल खत्म हुआ तभी मतलब दिमाग में आया कि अभी ये मतलब अच्छा अच्छा जो टाइम था 4 दिन का ये तो मतलब खत्म हो गया। राइट। तो वो एक्सेप्ट करना भी मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड हो गया था कि यार ये फेस्टिवल अभी खत्म कैसे हो गया यार, ये चलता रहना चाहिए, इतना मजा आया था। तो बस 4 दिन का फेस्टिवल खत्म करके फिर 5वें दिन अर्ली मॉर्निंग हम लोग ने वहां से कैंप साइट पे ही ब्रेकफास्ट किया। और फिर से वहां से अपना ईटानगर जाने के लिए निकल गए हम लोग बस में। तो आते टाइम तो फॉर्चुनेटली उतना कुछ दिक्कत नहीं हुआ था हमें। बट फिर जीरो वैली से ईटानगर जाते टाइम थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। एक्चुअली हमारा जो पूरा ग्रुप था वो हम दो बस अलग अलग बसेस में हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे। एंड एज आई साइड कि वहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट है वहाँ पे अगर आपको व्हीकल चलाना है तो हमारे आगे जो हमारी बस चल रही थी वो वहाँ पे जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उसमें फंस गई। तो वो पूरा जो चैप्टर हमारा चला उसमें एक से एक आध घंटा 1 से 1.5 घंटा हमारा वेस्ट हुआ था जाते टाइम। और कोई हेल्प भी हमें मिल नहीं रही थी। एक्चुअली बस का जो टायर था वो गड्ढे में इतना डीप घुस गया था कि वो बाहर ही नहीं निकल रहा था। तो बस वाले के पास जो रस्सी होती है, रोप होता है, उससे हम लोगों ने निकालने की ट्राई की।
बट वो रस्सी भी टूट गई। और फिर इवेंचुअली आर्मी ने आके हमारी हेल्प करी। आर्मी वाले लोग वहाँ पे वो मतलब पेट्रोलिंग करते रहते हैं और वहां से गुजरते रहते हैं रास्ते से। तो उन लोगों ने जैसे ही देखा कि इस तरह से हमारी बस फंस गई है, तो उन लोगों ने आकर फिर हमारी हेल्प करी। और वो लोग जब भी आए तो बस 5 मिनट में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अदरवाइज हम लोग आई थिंक एक आध घंटे से वहां पे हम परेशान हो रहे थे। तो वो भी मतलब एक एक्सपीरियंस ही बोल सकते हैं अलग तरह का, कि ऐसे फंसे हुए थे बट फिर भी मजा आया था, ऑनेस्टली, राइट। तो मैं वहां पे 4 दिनों में बहुत ही अलग अलग स्टेट के लोगों से मिला, इंडिया के, और फॉरेनर से भी मिला, राइट। तो एक वहां पे जो लोकल लोगों से जो मैं मिला, जो अरुणाचल प्रदेश में ही रहते हैं या तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दूसरे पार्ट्स में आए थे, उन लोगों का एक ही मतलब कॉमन क्या बोलते हैं कंप्लेन था, राइट। एक तो है ही, हम सब लोगों को पता है कि हम लोग जनरली जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है हमारा इंडिया का, उनको हम इग्नोर करते हैं, राइट। तो वो तो उन लोगों ने जैसे कि एक्सेप्ट ही कर लिया है, तो वो भी कंप्लेन भी नहीं करते कि आप लोग हमें ना सही, राइट। बट एक दूसरा भी उन लोगों का कंप्लेन था कि कुछ लोग हमें चाइनीज बुलाते हैं, राइट। तो क्योंकि उन लोगों का वो जो देखने में जो मतलब पूरा जो फिजिक रहता है वो थोड़ा इस तरह से रहता है, राइट। तो बहुत सारे नॉर्थ इंडियन लोग या तो जो इंडिया के दूसरे पार्ट से लोग आते हैं, तो वो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं उनको चाइनीज बुला के चिढ़ाते हैं कभी कभी, राइट। तो वो उन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है। वो मेरे साथ वहाँ पे जो लोकल लोग आए थे फेस्टिवल, वो भी फेस्टिवल में आए हुए थे एंजॉय करने के लिए, तो उन लोगों से मैंने बात की। सो दे आर वेरी नाइस पीपल, राइट। तो वो लोग मुझे बता रहे थे कि कभी कभी तो ये जो कुछ लोग होते हैं वो हमारे पेट्रियोटिज्म पे भी सवाल उठाते हैं, राइट। वो हमें बोलते हैं कि तुम चाइनीज लगते हो, तुम चाइना की हेल्प करते होंगे, मतलब उनकी मदद करते होंगे, एक्सेट्रा, जैसे एलिगेशन भी लगाते हैं। तो ये सब सुन के मतलब हमें बहुत बुरा लगता है, राइट। तो व्हाट कैन आई से अबाउट दिस, मतलब इंडियंस सारे एक ही है, राइट। तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, राइट, व्हेन नेक्स्ट टाइम जब भी आप नॉर्थ ईस्ट जाओ, तो आपको क्या करना है वो आपको पता ही है, right? और किसी को भी मतलब अपना तो वो कितना इंडियन है वो प्रूव करने के लिए मतलब उसका फिजिक दिखाने की इतनी जरूरत नहीं है, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट में जो लोग नहीं रहते हैं और ये पॉडकास्ट अगर सुन रहे हैं, तो बस एक मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, मैसेज है, कि ये सब मतलब नहीं करना चाहिए। और अगर मतलब हम तो नहीं करते, बट अगर कोई कर रहा हो तो उनसे भी एक बार बात करनी चाहिए कि भाई डोंट डू दिस, ये थोड़ा सा गलत है। सो दैट वाज इट अबाउट जीरो म्यूजिक फेस्टिवल एंड अरुणाचल प्रदेश। और भी बहुत एक्सपीरियंस है मेरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, राइट। तो अगर आपको अगर नेक्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट में घूमने जाना हो, स्पेशली मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या तो आसाम, तो आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट के रिकमेंडेशन चाहिए या तो घूमने की जगह, एक दो सीक्रेट जगह भी है, तो वो घूमने के अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए, राइट, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पे, राइट। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है उसमें मेरा जो सोशल मीडिया है हैंडल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, तो वहाँ कहीं पर भी आप आकर आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको बहुत अच्छी जगह रेकमेंड करूंगा घूमने के लिए, राइट।
So guys, that's it for today. और आई एम श्योर आपको आज के एपिसोड से बहुत ही अच्छी और सारी जानकारी मिल गई होगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में। तो इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल स्टोरी हम यहाँ पर पूरी करते हैं। और अगले एपिसोड में किसी और जगह के बारे में हम बात करना शुरू करेंगे। So if you like this channel, then you should share this with all your friends and family. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए।